शो में। पीटीआई दौर की माशी पॉलिसियों से आईएमएफ प्रोग्राम नाकाम हुआ। भारी माली खसारा, कमजोर ज़राई पॉलिसी और गलत एक्सचेंज रेट का दिफा अहम वजूह करार। आईएमएफ के मुताबिक साबका दौरे हुकूमत में मैक्रो इकोनॉमिक खला पैदा हुआ, बैरूनी और सरकारी कर्जों में इजाफा हुआ, ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए, ताखीरी ज़री पॉलिसी से महंगाई का दबाव बढ़ा। आईएमएफ की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। एक तरफ तो साइफर का चर्चा है कि किस तरीके से साइफर की साजिश का ड्रामा बनाकर इस मुल्क की साथ, इस मुल्क की सालमियत, मुल्क की माशी, सियासी और खारजा उमूर को खास तौर पर जिस तरह नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया, तो इन तमाम के हवाले से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि तहक़ीक़ात और इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह आगे बढ़ेगी। आज भी इस हवाले से पेशरफ्त हुई। हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही साइफर के हवाले से, हुकूमती वज़रा आकर अपना मौक़िफ़ बयान करते रहे। सब में अहम मेरे ख्याल से वज़ीर कानून की गुफ्तगू थी। आपको ज़रा सुनाते हैं कि उन्होंने जब साइफर के हवाले से उनसे पूछा गया कि क्या इस पर FIA और से कानूनी गिरफ्त बन सकती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या दीगर कवानीन लागू हो सकते हैं, क्या कहा वज़ीर कानून ने, आपको पहले ज़रा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। आज़म खान साहब के बयान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इसलिए हासिल है कि वो मैजिस्टीरियल स्टेटमेंट है, कोर्ट में हुई है और अंडर लॉ हुई है। मैंने आपको पहले सारा बता दिया कि 164 का बयान जो है वो किस तरह रिकॉर्ड होता है। अब इस बयान पे इन्हिसार करना या इस बयान से मुतमिन ना होना, ये दो फोरम्स के लिए ज़रूरी है। राइट नाउ ये मामला देखेगी FIA जो तफ्तीशी एजेंसी है कि आया वो इसके मंदरजात पे रिलाई करना चाहते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आज़म खान साहब ने खुद भी अपीयर होना है अंडर द नोटिस, तो वो अगर पेश होते हैं, अगर वो ये बयान दोहरा देते हैं तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जो कानूनी सवालात उठ रहे थे कि 164 के बयान की हैसियत क्या है, और बहुत से जो इस वक्त प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे थे उनकी जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे थे कि बयान की शायद कोई कानूनी हैसियत नहीं है या है, तो इस हवाले से काफ़ी क्लैरिफिकेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी एक बार फिर ये पूरा जो गत है इस पर उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये क़ुव्वतें जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं और बैरून मुल्क ये क़ुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की आज से नहीं सालों से कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्या कहा है आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। 2018 के इलेक्शन में इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मूसाद की तरफ से, इंडिया और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से और बाज़ आलमी क़ुव्वतों की तरफ से जो उनकी माली मदद तक भी की गई और उसके हक में प्रोपेगेंडे किए गए, उसके लिए आसमान की कलामें मिलाने लगे, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन आप इस बात की गवाही देंगे कि हमने इस प्रोपेगेंडे चाहे आलमी सतह पर हो। मौलाना फजल रहमान साहब का आपने बयान सुना इस बारे में नाज़रीन। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो साइफर के ज़रिए जो साजिश पूरी बनाई गई उसका भांडा तो फूट चुका है, लेकिन इस पर यह सवाल कि कानूनी कार्रवाई क्या होगी और कब होगी, और क्या मौजूदा हुकूमत में होगी या एक केयर टेकर सेटअप न्यूट्रल जो है इस वक्त इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, ये सारे सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान की सियासी, समाज, माशी और खारजा उमूर को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा, इसकी मजीद तफसीलात भी हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। आपके सामने तो सियासी उफ़क़ के ऊपर या खारजा उफ़क़ के ऊपर ये सारी तफसीलात हैं। हम आपके सामने एक और अहम तरीन रिपोर्ट रखते हैं। ये रिपोर्ट IMF की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को, जिसको IMF का स्टाफ रिपोर्ट कहा जाता है, 18 जुलाई को जारी किया गया। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो पाकिस्तान का 9 माह प्रोग्राम है, इस हवाले से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें की ऑब्जेक्टिव्स और साथ साथ जो की रिस्क हैं इनको हाईलाइट किया गया IMF के इस 9 माह के प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तानी मईशत और माशी सालमियत का किस तरह से खिलवाड़ हुआ, किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, इस हवाले से भी चंद चीज़ा इक़्तिबासात इस रिपोर्ट के अंदर आपके सामने हम रखना चाहेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर एक नंबर बॉक्स 2 के नाम से एक
एक डेटा है, एक आप कह सकते हैं IMF की तरफ से एक रिपोर्ट के अंदर एक खाना बना हुआ है जिसका नाम उन्होंने लिखा है पाकिस्तान लुकिंग बैक प्रोग्राम परफॉर्मेंस अंडर 2019-23 EFF यानी एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी। इस प्रोग्राम को जो IMF ने 2019 में शुरू किया था PTI हुकूमत के दौरान, उसको उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया कि किस तरीके से उसको सबोटाज हुआ वो प्रोग्राम। उन्होंने बताया कि द प्रोग्राम कैन बी ब्रॉडली सेपरेटेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट एन अर्ली फेज विद कंसिडरेबल सक्सेस इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, यानी पहला जो फेज था उसमें इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि सेकेंड फेज था जिसमें पेंडेमिक आया यानी कोरोना के दिन आए, ड्यूरिंग विच fund support provided proved instrumental in buffering the unprecedented shock and third phase जो उसका बाद आया, उन्होंने कहा पहला फेज तो वो था जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, इसमें कुछ स्टेबिलिटी आई। दूसरे फेज के अंदर कोरोना आ गया जिसमें IMF ये कहता है कि हमने इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट फराम की पाकिस्तानी मईशत को उस पर सहारा देने के लिए। और उसके बाद जो थर्ड फेज आया इसको IMF ने कहा स्टॉप एंड गो फेज एज द प्रोग्राम रिपीटेडली वेंट ऑफ ट्रैक। Or often immediately after the successful completion of a review, the sequence of shocks, COVID-19 and the war in Ukraine, 2022 floods, coupled with compounding policy reversals in the second half of the program required multiple recalibrations of the program and the original program goals fell out of reach. IMF ये कहता है वाज़े तौर पर कि जो तीसरा फेज था ये इसमें इस फेज का इसने नाम दिया है स्टॉप एंड गो फेज, क्योंकि इस प्रोग्राम में इस फेज में मुसलसल ये प्रोग्राम ऑफ ट्रैक रहा, अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका। ये वो वक्त था जब शौकत तरीन साहब थे और हमने देखा कि किस तरह से जो प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ाई गई, वादों की, वायलेशंस की, तमाम एग्रीमेंट्स की IMF का जो IMF कहता है कि उन तमाम की धज्जियाँ उड़ाई गई और किस तरह पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। मजीद इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि the second stop and go phase began only weeks after completion of the 6th review, यानी छठा रिव्यू कंप्लीट हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही ये स्टार्ट हुआ फेज। amid the spike of commodity prices, यूक्रेन की जंग की वजह से commodity prices बढ़ी और उसके बाद the government proceeded with large अनबजटेड फ्यूल सब्सिडीज। ये वक्त था जब साबिक वजीर आजम चेयरमैन PTI ने अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज अनाउंस की, यानी जिसके बाद हमने देखा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय उनको कम किया गया था। ना सिर्फ कम किया गया था बल्कि उनको कुछ माह के लिए फिक्स कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। तो उसको IMF कहता है कि अनबजटेड फ्यूल सब्सिडीज एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स टू स्टेम डिप्रिसिएशन प्रेशर्स थ्रू लार्ज फॉरेक्स इंटरवेंशन, ये तमाम इस वक्त का जिक्र इस प्रोग्राम में इस रिपोर्ट में किया जाता है IMF की तरफ से। तो ये भी एक चार्जशीट है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत, निहाल हाशमी साहब भी प्रोग्राम में नून लीग से। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये आपके नजदीक ये स्टॉप एंड गो फेज ये क्या है, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस फेज को, एंड स्पेशली इन द प्रीवियस गवर्नमेंट किस तरह ये प्रोग्राम डिरेल हुआ? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप अपने पिछले प्रोग्राम निकाल के देख लें जी सर, तो इससे कहीं ज्यादा तफसील से, कहीं ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैंने ये कहा था कि IMF ने जो एतराज़ किया 2020 से किया है स्टेट बैंक का, तो मैंने वही तो आपसे कहा था कि पुरअसरार अंदाज में इमरान खान ने इनकी तैनाती की और कोरोना की आड़ में इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रेट में कमी की, बेतहाशा सस्ते कर्जे दिए गए हुकूमत के साथ मिलकर, और स्टेट बैंक IMF एतराज़ ना कर सके। 14 महीने तक मुजरिमाना हैसियत से IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल रखा गया। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये तबाही और बर्बादी जो हुकूमत इमरान खान और स्टेट बैंक ने की थी रजा बाकर की सरकर्दी में, ये अमानत में खयानत और इख्तियारात का नाजिर इस्तेमाल, ये मैं आपको बताता रहा हूँ। 2022 में जो बहरान आया ये उसी का नतीजा था। आज जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी उसकी दागबेल 2022 में डाली जा चुकी थी। तो सवाल ये था, मैंने तो आपसे ये भी कहा था, अपने प्रोग्राम में निकाल लीजिए कि एक तहकीकात तो ज़रा करा लें कि ये जानबूझ के दानिस्ता ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए और ताकतवर तबकों को कई हज़ार अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए पहले स्टेट बैंक ने 2073 रुपये अरब का पैकेज दिया, डिस्काउंट रेट गिराया, फिर इमरान खान साहब ने सस्ते कर्जे दिलवाने शुरू किए और बेतहाशा इंपोर्ट्स हुई। यानी 2022 में अगर आप देखें 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई, जो कि पिछली बार, और उसके बाद 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा जो कभी नहीं हुआ। ये एक साजिश के तहत अपने मईशत की शरहनामों को बढ़ाने, अपने सपोर्टर्स बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने, अपने आकाओ अमेरिका को खुश करके पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह किया। और PMLN पे बहुत बड़ा इल्जाम है। सर आप अपने आका कह रहे हैं, वो तो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट।
और अमरीकी गुलामी नामंजूर, आप कह रहे हैं अपने आका, तो ये आपको लगता है ये साजिश, क्या ये तो वो तो कुछ और ही हमें बयानिया आता था ना, और अब तो साइफर वगैरह मामला वाला भी आ गया कि खत लहराया गया था यूं करके, तो वो भी अब खुलकर आ गया और ये भी रिपोर्ट आ गई है, तो ये अपने आका आपने क्यों कहा डॉक्टर साहब? भाई सवाल ये पैदा होता है कि आका मैंने इसलिए कहा जी। कि अगर वो किसी की इनकी साइफर था इसीलिए कि इन्होंने ये कहा था कि जी मैं इतना बड़ा गुलाम हूँ, तो पब्लिक को इतनी ज्यादा पता चल गया है तो एक और ड्रामा क्रिएट करके अपोजिशन को भी लिपेट लें और पाकिस्तान को भी लिपेट लें। मगर इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है। मैंने 1 दर्जन दफा कहा है, लिखा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, अपने इख्तियार के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए और अपने सपोर्टर बिजनेस कम्युनिटी को कई हजार अरब का फायदा उठा के वो जो बहरान आया, वो जो रिजल्ट गिरे, फिर 28 फरवरी का जो उन्होंने जिक्र किया, मुआहदा तोड़ा, तो मुस्लिम लीग एन पर जो सबसे बड़ा चार्ज है, मैं अकेला जो उसने जिस साजिश को दर्जनों बार जो है वो टीवी पे बताया, अखबारात में लिखा, रिसालों में लिखा, तो इतनी बड़ी टीम बैठ के ये कर क्या रहे थे? इसहाक डार क्या कर रहा था, उनकी टीम क्या कर रही थी, मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहा था, ये सब लोग क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं? क्यों नहीं खुल के बताते? सिर्फ ये कहना चोर डाकू ये खत्म करें। मैं कहता हूं कि पहले मैंने कहा था कि तहकीकात करें कि रजा बाकर को कैसे अपॉइंट किया गया। रजा बाकर ने IMF को एक एग्रीमेंट बना के दिया था कि ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का ड्राफ्ट है, वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ था, उसको क्यों दबाया इन्होंने? उसको लेकर आते, उसको भी पकड़ते, ये क्यों किसने किया था? काबीना को भी पकड़े। देखिए जानबूझ के पाकिस्तान को तबाह किया गया, डिफॉल्ट के नारे लगाए गए और सलामती को खतरे में डाला गया, लेकिन इस हुकूमत ने 2 साल में सिवाय इसके कि इम्पोर्ट्स कम करके और कर्जे लेने की कोशिश करके एक ढेले की इस्लाहत नहीं की और ना उनके ऊपर कोई सॉलिड केस बनाया। मैं आपसे कहता हूं मेरे 1 दर्जन प्रोग्राम है जिसमें मैंने कहा अमानत में खयानत, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। इसमें रजा बाकर शामिल था, इमरान खान शामिल था, उसके बाद शौकत तरीन शामिल था और उसके बाद जो है ये सारे खेल इन लोगों ने किया है। जो डिप्टी गवर्नर जिसको बनाया था, जो बाद में एक्टिंग गवर्नर था, वो भी इस जुर्म में शरीक है। आप जरा IMF की रिपोर्ट पढ़ें, वो बार बार 2020 का जिक्र कर रहे हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि वो डिस्काउंट रेट गिराया था, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। अब ये कहते हैं कि 3 साल में बरामद कुनंदगार ने जो है 1500 अरब का फायदा उठा लिया। ये सारी बातें केस तहकीकात क्यों नहीं कराई? 2 साल तक ये क्या करते रहे? इतनी बड़ी टीम क्या करती रही? कभी एक अपॉइंटमेंट करते हैं, दूसरे करते हैं, 80 आदमी की कैबिनेट है, तो कुछ नहीं कर सके, ना एहतसाब कर सके, ना पाकिस्तान की मईशत को पटरी पे ला सके, बल्कि उल्टी ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब हम हर हालत में अब स्टैंड बाय एग्रीमेंट करा के 2024 में, जो मैंने पहले बताया था, एक बहुत बड़े कर्जे के लिए हम जाएंगे, फिर एक और पाकिस्तान के ऊपर तूफान आएगा। इस सब की बुनियादें रखी गई थी इमरान खान के दौर में, स्टेट बैंक के दौर में शौकत तरीन इन्वॉल्व था, ये वही टीम थी। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो 2020 वाला फेज है, मैं जुमला सुन ले, मैंने पहले ये कहा था कि 2008 में भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी, उस वक्त भी वही वजीर खारजा थे और वही वजीर खजाना थे जो 2021 में इमरान खान ने रखे। ये क्या तमाशा है? पार्टी बदल गई, वही शाह महमूद कुरैशी, वही शौकत तरीन, वो उस वक्त भी सेनेटर था, शौकत तरीन आज भी था। ये हमारे लोगों को नजर नहीं आता क्या कि पाकिस्तान, देखिए अगर मईशत तबाह हो जाए वो ठीक हो जाएगी, सालमियत को जो नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की साख को जो नुकसान पहुंचा, डिफॉल्ट के नारे लगाए गए, हमें दहशतगर्द करार दिया गया और अब हमें जाल में ऐसा फंसा दिया है कि 2024 में इतना बड़े कर्जे के लिए जाएंगे, उससे पाकिस्तानियों के होश ठिकाने आ जाएंगे। जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है कि अब बोले जाके न्यू ग्रेट गेम का एरा है, नई सरजंग का दौर है, हमें कब समझ में आएगा कि अब हमारे खिलाफ एक घेरा तंग हो रहा है, हमें होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इल्जामात का काफी नहीं है, अजब वो मैंने इल्जामात उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब मैं क्योंकि आपने जिस सेकंड फेज का 2020 का जिक्र कर रहे हैं सर, ये जैसा मैंने कहा, ये इस रिपोर्ट में 3 फेजेस में उस वक्त को डिवाइड किया गया। जब वो लुकिंग बैक कहते हैं प्रोग्राम परफॉर्मेंस को, तो उसमें वो कहते हैं कि जो सेकंड फेज था, द पेंडेमिक फेज ड्यूरिंग विच फंड सपोर्ट प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन बफरिंग इट्स द अनप्रेसिडेंटेड शॉक। तो वो ये तो यानी उस वक्त IMF ने अपनी पॉलिसीज रिलैक्स की और इस बुनियाद पर ये सारी जो EFF और ये जो सारी टर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज और दीगर जो शरह सूद गिराई गई, तो उसका फायदा उठा के ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सस्पेंड कर दिया था, मैं इल्जाम लगा रहा हूं। IMF का प्रोग्राम 14 महीने मुअत्तल रखा गया, कोई रिलैक्स नहीं था। आपने IMF का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया था, आप निकालिए रिकॉर्ड। 14 महीने तक प्रोग्राम इसलिए मुअत्तल रखा कि IMF ये एतराज ना कर सका कि ये आप तमाशा क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट गिरा के जो आप कर्जे बेतहाशा दे रहे हैं, बेतहाशा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, स्टेट बैंक और हुकूमत मिलके IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा गया 14 महीने तक। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर मौजूद है।
तो मैं तो इल्जाम लगा रहा हूं कि उन्होंने मुअत्तल रखा प्रोग्राम को अपने फायदा पहुंचाने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने सपोर्टर जो पाकिस्तान में है उनको खुश करने के लिए लूटो इस मुल्क को। ये तो रिकॉर्ड पर है ना। तो 14 महीने सस्पेंड रहा तो ये इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? कराए इंक्वायरी। तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो कुछ मैं बता रहा हूं, कोई मैं आसमान से लेके नहीं आया, तमाम रिपोर्टें हैं। स्टेट बैंक की, IMF की रिपोर्ट आज आप कह रहे हैं, मैंने आपके पिछले कई प्रोग्रामों में जुलाई और अगस्त में IMF की रिपोर्ट बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पॉलिसियां इन्होंने अपनाई हैं इमरान खान के दौर में और स्टेट बैंक ने, उससे बजट खसारा बढ़ा, रिजर्व गिरे, अफरात ज़र गिरा और जो कुछ मईशत की शरह नमू है वो नापायदार और गैर हमवार है। ये सारी चीजें टेक्निकल अल्फाज में लिखी हुई थी। मैंने तो अपने रिपोर्टें देख के आपको वो हकायक बता दिए जो एज ए पाकिस्तानी मेरे दिल को लगते थे, उनके दिल को तो नहीं लगता। IMF के दिल। लेकिन अब आपने जो ठोस बात की है डॉक्टर साहब कि अब इस पर सिर्फ बातें नहीं, चोर डाकू ये नारे नहीं, हतमी कुछ होना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक सर इस पर बात करते हैं। सर एक ब्रेक लेनी है हमें और हम हमारे साथ नून लीग भी होगी, डॉक्टर साहब साथ हैं। मजीद सवाल आपके सामने। IMF की रिपोर्ट रखी है, सनसनीखेज रिपोर्ट है, सिर्फ साइफर नहीं बल्कि मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो इस रिपोर्ट में बेनकाबू हकायक के साथ। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात आपके सामने हम रख रहे हैं। साइफर के हवाले से तो सवालात उठ ही रहे हैं कि किस तरह साजिश ड्रामा बनाया गया, क्या कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। IMF की रिपोर्ट भी हमने आपके सामने रखी जिसमें IMF वाज़े तौर पर कहता है कि किस तरह साबिक़ा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत को डीरेल किया गया, इसमें कौन कौन मुलव्वस था, किस तरह साजिश बनाई गई और पाकिस्तान की मईशत को किस तरह नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। हमारे साथ इस वक्त कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। आप साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त सूबाई काबीना में भी हैं निगरान हुकूमत की, और निहाल हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद है। कंवर दिलशाद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे बतौर कानून के आप क्या समझते हैं कि किस तरह से और कौन से कानून का इतलाक हो सकता है साइफर वाले मामले के ऊपर, चेयरमैन PTI और जो लोग इस पूरी साजिश में मुलव्वस थे उनके ऊपर? कंवर दिलशाद साहब देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान जो है उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो उसी तरह का वायदा माफुआ बन गया है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो थे डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद, और मसूद महमूद की गवाही के बाद भुट्टो साहब अपने मंतकी जाम तक पहुंच गए। तो ये इसी तरह के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं या हसास तरीन इदारों के DG होते हैं, जब ये वायदा माफुआ बन जाए तो फिर बचने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब आजम खान बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था। मैं तो उसको हमेशा, हमने जब इमरान खान साहब के साथ कभी कभी मुलाकात हो जाती थी अच्छे वक्तों में, तो हमने जिसको उसका नाम रखा था आजम खान का पंडित। इस पंडित को हटा दें, ये आपके लिए वायदा माफुआ बना गया। ये मैंने 4 साल पहले कह दिया ना उसको। अच्छा, तो ये तो जनाब उसकी शक्ल देख लगता है वो पंडित है किसी मंदिर का। तो ये जनाब उसने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने जो एक बयान दिया 64 दफा के तहत, उसने बड़ी खतरनाक बयान दी। उसने इमरान खान के साथ चार्जशीट कर दी। तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कि ये बड़ी वक्त की तरफ पर हो जाएंगे, घेरे हुए भी आ गए हैं और वो कई केस चल रहे हैं उनके पास। तोशा खान का केस चल रहा है, इलेक्शन एक्ट तौहीन का चल रहा है, और इसके साथ साथ जो ममनुआ फंडिंग का केस भी चल रहा है। बेशुमार केसेस में वो घिरे हुए हैं। देखिए अब जो आ गया, अभी इनके खिलाफ अगर FIR कट गई तो इनको तो 14 साल की सजा हो जाएगी। ये जो होता है ना साइफर का, अगर आप उसको राजफाश करेंगे तो सिगरेट एक्ट के तहत उनको 14 साल की सजा हो सकती है। तो बहुत खतरनाक है ये। तो पब्लिक इसको क्लासिफाइड जो है ये मामला, क्लासिफाइड को तो आप नहीं कर सकते ना, जाहिर नहीं कर सकते। ये तो आइन के आर्टिकल 91 के तहत जो हलफ उठाया था उसके खिलाफ वर्जी। तो ये तो बहुत मामला सीरियस होता जा रहा है, सीरियस हो सकता है। मैं निहाल हाशमी साहब आपकी राय इस पर भी जानना चाहूंगा। निहाल साहब ये भी बताएं कि हमने ये रिपोर्ट भी देखी IMF की आई, इस रिपोर्ट में काफी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह मईशत को भी नुकसान पहुंचाया गया, ये साइफर का ड्रामा अलग हुआ, ये सब मुनज़्ज़म तरीके से अब लग रहा है कि हुआ और कुछ सालों के दौरान मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। निहाल हाशमी साहब आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर ये IMF की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं निहाल हाशमी साहब?
निहाल हाशमी साहब हमारे साथ हैं। निहाल हाशमी साहब कोई और बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं? नहीं, निहाल हाशमी साहब आपको आपकी आवाज़ अच्छा कवद शाह साहब, हम निहाल हाशमी साहब से सवाल पूछ रहे हैं। जी निहाल हाशमी साहब प्लीज। जी आपकी तो हमने हमेशा कहा है आपकी जोत बंदाना। अच्छा ठीक है, निहाल हाशमी साहब आप प्लीज अपना मौका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा है वो एक मुख्तसर सा सवाल है, मैं आपको जरा जामे करके बताऊं। इसमें सिर्फ IMF नहीं है। आप मुझे या दिलशाद साहब को बैठालने के बजाय आप यहाँ पे साकिब निसार को बैठालते, आप बाजवा को बैठालते, जनरल जहीरुल इस्लाम को बैठालते, फैज हमीद को बैठालते, इशरत हुसैन को बैठालते और वो सारे लोगों को बैठालते जिन्होंने इस डॉक्ट्राइन और रिजीम चेंज में हिस्सा लिया और जिनको पता था कि ये क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। आप असद उमर से पूछते कि जनाब आपने सीपैक के बारे में क्या बयान दिया था, आप पूछते कि सीपैक के मुआहदात के कागजात दस्तावेजात IMF को क्यों दिया गया, आप जरा उनसे पूछते कि स्टेट बैंक को क्यों और कब और किसके कहने पे नीलाम किया गया, आप जरा पूछते कि यहाँ पे इतना ज्यादा फंड लेने के बाद उनकी हुकूमत ने PTI की अपने चुनिंदा लोगों को, अपने क्रॉनीज को क्या किया, उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव एरिया में 2-3 बिलियन डॉलर का लोन दिया। ये पूछा जाए कि पाकिस्तान, ये सवाल नहीं है मुझे गिला रहजरों से नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है और उन सारे इदारों से भी पूछा जाए और आपसे मीडिया वालों से जो 24 घंटे मैराथन प्रोग्राम दिखाते थे इमरान खान का, आप जो उसे पेश करते थे रियासत मदीना बना करके, आप जो नवाज शरीफ पे इल्जामात लगाते थे, आप जो पार्लियामेंट को नाकारा कहते थे, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, हर लोग जिम्मेदार हैं। मैराथन रोज खाली चेयर्स को दिखाया जाता था, क्या फिर वही तारीख दोहराई जाएगी? नहीं, हमें अपने माजी से सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम ऐसा कोई नाकिस तजुर्बा ना करें, हमें अपने लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने वोटर को इज्जत देना चाहिए कि उनका फैसला सही होगा, अपनी पार्लियामेंट पे हमें भरोसा होना चाहिए, हमें मुंतखब नुमाइंदे पे भरोसा होना चाहिए और हर किसी को अपने, और फिर हमें इंसाफ देना चाहिए। खा वो भुट्टो साहब का नाजायज फांसी था या खा नवाज शरीफ की नाअहली थी लाइफ टाइम, या उनको पैनामा केस में फ्रेम किया गया, उनकी फैमिली के साथ ज्यादती की, उनको नाअहल किया गया, उनको जेल में डाला गया, तो कौन करेगा? आप मीडिया आवाज उठाए। ये सबको पता है कि PTI की हुकूमत क्या थी, किसके इशारे पे आई, आज इजराइल किसके लिए आके बातें कर रहा है, आज IMF अगर उसकी बातें कर रहा है, कल IMF उसी के साथ बैठा हुआ भी था। तो सारी बातें खुल करके बयान करनी चाहिए, कौम को इदराक होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ ज्यादतियां की। आज वो लोग फिर भी चुपचाप बैठे जिन्होंने एक अपने बोटी के चक्कर में कौम के बकरे को तबाह कर दिया, जिन्होंने कौम का मजाक उड़ाया, नौजवान नस्ल की तबाही ले आए, इस मुल्क से अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। मीडिया हाउसेज में और टॉक शोज में जो अल्फाज, जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया, नहीं, इंसाफ आज कहाँ खड़ा है? ये बार बार पाकिस्तान के आम आदमी पूछ रहे कि हमें किस बात की सजा दीजिए। और आज भी जो टैक्स पेयर है वो सबसे ज्यादा टैक्स भी दे रहे हैं, महंगे बिजली भी ले रहे हैं, महंगी पेट्रोल भी ले रहे हैं। सोचने का लम्हा है ग्रेड 17 से 22 के लोगों को, सोचने का लम्हा है इंसाफ फराहम करने वालों को कि जो गरीब आदमी है वो तो टैक्स दे रहा है, वो पेट्रोल भी खरीद रहा है और बिजली का बिल भी दे रहा है, और हम अपने मराद से दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब मराद याफ्ता भी और आम आदमी भी। निहाल साहब, मैं आपने अपने बहुत बजा और दुरुस्त सवालात उठाए, और सबसे क्योंकि सिस्टम ही पूरा था जो जिस तरह से उनको लॉन्च से लेकर उनकी एग्जीक्यूशन तक जो सब कुछ हुआ। देखिए निहाल साहब, ये बताएं कि अब हिसाब किताब हो रहा है और आपके नजदीक जो खासतौर पे साइफर वाला मामला आप सामने आया है, जिस पर अभी कवद दिलशाद साहब फरमा रहे थे कि ये मामला फंस चुका है, बल्कि उन्होंने इसकी मिसाल माजी से भी दी है, तो क्या हम समझे हतमी तौर पर अब, क्योंकि वो कल जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कब तक खैर मना लेंगे चेयरमैन PTI, तो क्या अब हम समझे ये हतमी आ गया, मरहला हतमी केस आ गया, या
कुछ और इंतजार, कुछ और मामलात, क्या होगा निहाल हाशमी साहब बतौर माहिर कानून बताइए। कतन इंतजार नहीं करना चाहिए, कतन इंतजार नहीं। देखिए, एक आदमी को पाकिस्तानी कौम ने जैसे तैसे अमीन बना के बैठाया था पाकिस्तान के तख्त पे, उसने उस अमानत में खयानत की। सिर्फ अमानत पैसे की नहीं होती है, पाकिस्तान की राज की होती है, पाकिस्तान की वकार की होती है, पाकिस्तान की इज्जत की होती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल। उसने हमारे राज अफशा किए, उसने हमारे मुल्क को लूटा, उसने अपने क्रॉनिस के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, उसने इदारों को बदनाम करने की, उसने बैनुल अक़वामी तौर पे हमारी लड़ाई कराने की कोशिश की। कभी अमेरिका के दर पे आ गया, कभी किसी और मुल्क के साथ, कभी अरब वर्ल्ड के साथ उल्टी सीधी बातें करता रहा, कभी चाइना को हमारा वो कहता रहा। तो यार ऑब्वियस है, आपके टेलीविजन पे जो पीटीआई है और उसके चेयरमैन है, उसके कारनामे हैं, उसकी रील को चला के, ये मेरा काम नहीं है, आपका नहीं है, ये अदलिया का काम है। मैं दरखास्त करूंगा आपके तवज्जुह से उमर अता बंदियाल साहब को, सारे केस एक साइड पे रख दें, इमरान खान साहब की ट्रायल शुरू कर दें। आप जिस तरह से नवाज शरीफ का आपने ट्रायल किया था, उसी तरह से निगरां जजेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज आपके सामने माशी हवाले से जिस तरह पाकिस्तान की माशी सालमियत को नुकसान पहुंचाया गया, IMF की इस रिपोर्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं। हमारे सामने साइफर का सामने साजिशी बयानियाँ खुलकर आ चुका है, हमारे सामने 9 मई के वाक़यात हैं, और उसके साथ IMF की ये रिपोर्ट जो वाज़ेह तौर पर कहती है कि साबका दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत के साथ कैसे, किसने और किस तरह खिलवाड़ किया गया। इन सारे हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हम सबकी नज़रें हकीकी एहतसाब और इन तमाम सवालों के जवाब पर हैं कि आखिरकार कब जो मास्टर माइंड इस साजिश के, उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई होगी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।